अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा था छोटा सा गांव अमरपुर। इसी गांव में रहता था वीरू। वीरू अपने बूढ़े और बीमार पिता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसकी दुनिया सुबह की चिलचिलाती धूप और जंगल से लकड़ियां चुनकर लाने तक सीमित थी। एक दिन जब वो लकड़ियां बेचकर लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बाबूजी, आपको क्या हुआ? उठिए ना, बोलिए तो। बेटा वीरू, मेरा समय पूरा हो गया है। तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं। मेरी एक ही अंतिम इच्छा है। हमारे पूर्वजों की वो पुरानी रूढ़ी कि हमारे खानदान का हर आदमी सोने का आम का फल खाकर ही दुनिया छोड़े, पर वो तो अब कहाँ मिलेगा। यही पछतावा रह जाएगा। ये कहकर वीरू के पिता ने आखिरी सांस ली। वीरू टूट गया। उसने पिता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनकी अधूरी इच्छा उसके दिल में कांटा बनकर चुभ गई। उसने ठान लिया कि वो दुनिया के कोने कोने में जाकर भी सोने का आम ढूंढ कर लाएगा और अपने पिता की अस्थियों पर चढ़ाएगा। वीरू ने अपनी झोपड़ी बेची, एक छोटा सा बंडल बांधा और निकल पड़ा अनजान राहों पर। कई दिनों तक चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहां एक प्राचानी पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। वीरू ने उन्हें प्रणाम किया। बेटा, तेरे चेहरे पर एक अदम्य संकल्प और एक गहरा दुख दोनों झलक रहे हैं। क्या चाहता है तू? महाराज, मैं सोने का आम ढूंढ रहा हूँ। ये मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी। सोने का आम वो कोई फल नहीं, बल्कि एक रहस्य है। 7 पहाड़ों को पार करके एक ऐसा राज्य है, स्वर्ण नगरी। वहां का राजा बनकर ही तुम सच्चे अर्थों में सोने का आम प्राप्त कर सकते हो। लेकिन रास्ता खतरनाक है और राजा बनने के लिए तुम्हें न सिर्फ एक बल्कि 2 परीक्षाएं देनी होंगी, जो 2 रानियों के रूप में तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तैयार हो? वीरू ने हाँ में सिर हिला दिया। साधु ने उसे एक जादुई पत्थर दिया जो खतरे के समय चमकता था। कठिन यात्रा के बाद वीरू स्वर्ण नगरी की सीमा पर पहुंचा। वहां उसने सुना कि राज्य पर एक भयानक डाकू झंझावत ने आतंक मचा रखा है। सेना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। वीरू ने सेनापति से मुलाकात की। तुम एक साधारण सा लड़का हो, उस डाकू से कैसे टकराओगे? वह तो हवा में तीर चलाता है। शक्ति शरीर में नहीं, इरादों में होती है। मुझे एक मौका दीजिए। वीरू ने अपनी चतुराई से डाकू के ठिकाने का पता लगाया। वो एक पहाड़ी की चोटी पर था। वीरू ने रात के अंधेरे में चुपचाप उसकी छावनी में घुसकर उसके हथियार चुरा लिए और सेना को संकेत देकर उसे घेर लिया। डाकू पकड़ा गया। इस वीरता से प्रसन्न होकर महाराजा विजय सिंह ने वीरू को दरबार में बुलाया। वीरू, तुमने मेरी प्रजा को एक महान संकट से मुक्ति दिलाई है। इनाम में तुम्हें मेरी बेटी राजकुमारी तेजस्विनी का हाथ चाहिए। वीरू ने नीचे देखा। तेजस्विनी सुनहरी पोशाक में एक दमकते हुए चेहरे के साथ वहां खड़ी थी। वो सुंदर तो थी ही, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज और बुद्धिमत्ता थी। पिताजी, वीरू ने साहस और बुद्धिमानी दोनों से काम लिया। वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, एक रणनीतिकार भी है। मैं उसके साथ रहने को तैयार हूँ। वीरू ने हामी भरी और इस तरह गरीब वीरू की पहली शादी राजकुमारी तेजस्विनी के साथ हो गई। वो अब राजकुमार बन गया। कुछ महीने बीते। राज्य में एक नई समस्या आई। पड़ोसी राज्य वज्रदुर्ग ने युद्ध की धमकी दे दी थी। उनकी शर्त थी, या तो युद्ध होगा या फिर स्वर्ण नगरी का कोई ज्ञानी व्यक्ति उनकी राजकुमारी मैत्रेय के 3 कठिन प्रश्नों के उत्तर देकर उससे विवाह करे। मैत्रेय अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। सारे दरबार में खलबली मच गई। कोई भी विद्वान इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तभी वीरू आगे आया। महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। सावधान प्रिय, मैत्रेय की ख्याति सुनकर लगता है वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। डरो मत तेजस्विनी, तुम्हारे साथ रहकर मैंने भी कुछ सीखा है। और सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, जीवन के अनुभवों में होता है। वज्रदुर्ग के दरबार में एक भव्य सभा हुई।
राजकुमारी मैत्रेय, जिसका चेहरा ज्ञान की एक अलौकिक चमक से दमक रहा था, वीरू के सामने आई। संसार में सबसे तेज चलने वाला कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। वीरू ने आंखें बंद की और अपने जीवन के संघर्षों को याद किया। सबसे तेज मन चलता है, एक पल में यहाँ से वहां, अतीत से भविष्य तक भटक जाता है। मैत्रेय की आंखों में एक चमक दौड़ गई। वो मुस्कुराई। संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है? वीरू ने अपने पिता की यादों में खोकर जवाब दिया। सबसे मीठी वस्तु माँ का प्यार और पिता का आशीर्वाद है। इनसे मीठा संसार में कुछ भी नहीं। मैत्रेय का सिर हल्के से झुक गया, जो सहमति का संकेत था। वो कौन सा ऐसा दीपक है जो बिना तेल और बाती के जलता है और जिसकी लौ कभी बुझती नहीं? वीरू ने साधु द्वारा दिए गए ज्ञान का सहारा लिया। वह दीपक आत्मज्ञान का दीपक है। ये बिना तेल बाती के हृदय में जलता है, और जिसने एक बार इसे जला लिया, उसकी ज्योति कभी नहीं बुझती। मैत्रेय ने अपना मुकुट उतार दिया और वीरू के चरणों की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे उत्तरों ने ना सिर्फ तुम्हारे ज्ञान बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई को भी उजागर किया है। मैं स्वयं को धन्य मानूंगी यदि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। इस तरह वीरू ने दूसरी शादी राजकुमारी मैत्रेय से की। दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। कुछ समय बाद महाराजा विजय सिंह ने वृद्धावस्था में वीरू को स्वर्ण नगरी का नया राजा घोषित कर दिया। अब वीरू राजा वीरेंद्र सिंह बन चुका था। उसकी दोनों रानियां तेजस्विनी और मैत्रेयी उसके सलाहकार और सहचरी बनी। तेजस्विनी प्रशासन और सेना की विशेषज्ञ थी, तो मैत्रेयी न्याय और शिक्षा की। तीनों ने मिलकर राज्य को अभूतपूर्व समृद्धि की ओर ले जाया। एक दिन वसंत ऋतु में राजा वीरेंद्र अपने महल के बगीचे में बैठा था। उसके सामने उसके पिता की अस्थियों से उपजा एक छोटा सा पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था, और उसमें सुनहरे रंग के छोटे छोटे फल लटक रहे थे। ये कोई आम का पेड़ नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ स्वर्ण चंपा का वृक्ष था। वीरेंद्र ने एक फल तोड़ा और गंभीर होकर बोला, तेजस्विनी, मैत्रेयी, आज मुझे समझ आया। साधु महाराज ने ठीक कहा था। सोने का आम कोई भौतिक फल नहीं था। यह तो सफलता, कर्तव्य और ज्ञान का प्रतीक था। मेरे पिता चाहते थे कि मैं जीवन में कुछ ऐसा हासिल करूं जो मुझे सोने की तरह मूल्यवान और आम के फल की तरह मीठा बना दे। और आपने वो कर दिखाया प्रभु। आपने साहस और बुद्धिमत्ता दोनों से राज्य को समृद्ध किया। सच्चा सोने का आम तो यही है, एक गरीब व्यक्ति का अपने संकल्प, अपनी 2 पत्नियों के सहयोग और अपने ज्ञान से एक आदर्श राजा बनना। यही तो वो फल है जो आपके पिता की आत्मा को सच्ची शांति देगा। राजा वीरेंद्र ने वो सुनहरा फल अपने पिता की समाधि पर रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल एक अद्भुत गर्व और शांति से भर गया था। उसने अपने पिता का वचन पूरा कर दिया था। राजा वीरेंद्र, रानी तेजस्विनी और रानी मैत्रेयी ने बहुत लंबे समय तक राज किया। उनकी कहानी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई। एक गरीब लड़के की कहानी, जिसने न सिर्फ एक राज्य पर राज किया, बल्कि 2 अद्भुत रानियों के हृदय पर भी राज किया, और सोने के आम के रहस्य को जीवन के सबसे बड़े सत्य में बदल दिया। महल के विशाल आंगन में सुबह की सुनहरी धूप बिखरी हुई है। राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान है, जबकि रानी तेजस्विनी और रानी मैत्रेयी उनके दोनों ओर बैठी हैं। दरबार लगा हुआ है और प्रजा अपनी समस्याएं लेकर आ रही है। महाराज, इस बार खेत में फसल नहीं हुई, बारिश ने साथ नहीं दिया। हम गरीब किसानों की सहायता कीजिए। तेजस्विनी, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? प्रिय, मेरे विचार से हमें किसानों के लिए जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम नहरें बनवाएं और कुएं खुदवाएं। साथ ही इस साल के लिए उनके करों में छूट दी जाए। मैं तेजस्विनी से सहमत हूँ, परंतु मेरा ये भी मानना है कि हमें उन्हें नई खेती के तरीके सिखाने चाहिए। मैं अपने ज्ञान से किसानों को प्रशिक्षित करूंगी। बहुत सुंदर। तेजस्विनी, तुम व्यवस्था का ध्यान रखो, और मैत्रेयी, तुम ज्ञान का प्रसार करो। हमारा राज्य समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। महल के उद्यान में शाम का समय है। रानी तेजस्विनी
और रानी मैत्रेयी अकेले में बातचीत कर रही हैं। मैत्रेयी, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम राजा के बहुत करीब हो। शायद मैं उन्हें खो रही हूँ। तेजस्विनी, हम दोनों उनके लिए समान हैं। वो हम दोनों से एक जैसा प्यार करते हैं। हमें आपस में प्रेम और सम्मान से रहना चाहिए। तुम सही कह रही हो मैत्रेयी, पर कभी कभी मन में संदेह आ जाता है। मुझे तुमसे और राजा से माफी चाहिए। कोई बात नहीं तेजस्विनी, हम दोनों बहनें हैं और एक दूसरे की सहायक है। दरबार में एक संदेशवाहक आता है और एक पत्र राजा वीरेंद्र को देता है। महाराज, पड़ोसी राज्य हीरापुर के राजा ने हम पर आक्रमण की धमकी दी है। वो हमारी समृद्धि से जलते हैं। ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। तेजस्विनी, तुम सेना की तैयारी करो। मैत्रेयी, तुम जनता की सुरक्षा का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा महाराज। मैं सेना को संगठित करती हूँ। मैं जनता को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने का प्रबंध करती हूँ। युद्ध के मैदान में राजा वीरेंद्र और रानी तेजस्विनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। महल के शीर्ष पर स्थित वेधशाला में राजा वीरेंद्र अकेले खड़े हैं। चांदनी रात में उनका चेहरा गंभीर है। धीरे धीरे दोनों रानियां वहां आती हैं। प्रिय, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या युद्ध की चिंता आपको सता रही है? नहीं तेजस्विनी, मुझे युद्ध का भय नहीं है। मुझे डर है कि कहीं हमारे राज्य की शांति नष्ट न हो जाए। वर्षों की मेहनत से बनी ये समृद्धि। महाराज, शांति की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध भी नेसेसरी होता है, पर हमें पूर्ण युद्ध से बचने का प्रयास करना चाहिए। तुम ठीक कहती हो मैत्रेयी। कल सुबह मैं स्वयं हीरापुर के राजा से मिलूंगा। शायद शांति का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन प्रिय, ये खतरनाक हो सकता है। आप अकेले शत्रु राज्य में। डरो मत तेजस्विनी। जब मैं एक साधारण लकड़हारा था, तब भी तो मैंने खतरों का सामना किया था। और अब तो मेरे साथ तुम दोनों शक्तिशाली रानियां हो। दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित एक विशाल तंबू में राजा वीरेंद्र और हीरापुर के राजा रणबीर सामने हैं। तुम्हारा साहस देखकर प्रसन्नता हुई वीरेंद्र, पर तुम समझते क्यों नहीं कि तुम्हारा छोटा सा राज्य हमारे सामने टिक नहीं सकता। महाराज रणबीर, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मित्रता के लिए आया हूँ। हम दोनों राज्य मिलकर रहें तो पूरे क्षेत्र की समृद्धि बढ़ सकती है। हंसी मत उड़ाओ वीरेंद्र। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चालबाजी में आ जाऊंगा? महाराज, मैं एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हम दोनों राज्य व्यापारिक समझौता करें। आपके पास विशाल खनिज भंडार है, हमारे पास उन्नत कृषि तकनीक। एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। तुम्हारी बात में तर्क है, पर मेरे सैनिक तैयार है। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। फिर एक और प्रस्ताव है। हम एक द्वंद्व युद्ध करें, आप और मैं। विजेता का निर्णय सब मानेंगे। इससे निर्दोष लोगों की जानें नहीं जाएंगी। विशाल मैदान में दोनों राजा अपने अपने घोड़ों पर सवार हैं। दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। रानी तेजस्विनी और मैत्रेयी दूर से ये दृश्य देख रही हैं। मैत्रेयी, मुझे डर लग रहा है। राजा रणबीर अनुभवी योद्धा है। विश्वास रखो बहन, वीरेंद्र ना सिर्फ बलशाली हैं, बल्कि वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैदान में दोनों राजाओं के बीच। तुम साधारण लकड़हारे नहीं हो वीरेंद्र। तुम में असली राजा जैसा साहस है। महाराज, हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए है। आइए, इस लड़ाई को समाप्त करें। रानी तेजस्विनी तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में आती हैं और राजा वीरेंद्र को संभालती हैं। ये युद्ध अब और नहीं। हमें एक दूसरे को मारने की क्या आवश्यकता है? तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर। महाराज रणबीर, देखिए, दोनों ओर की सेनाएं आपस में बातचीत कर रही हैं। वे भी नहीं चाहते ये युद्ध। सचमुच, दोनों ओर के सैनिक आपस में हंस बोल रहे हैं। शायद मैं गलत था। तुम सबने आज मुझे सच्ची राजनीति सिखा दी। स्वर्ण नगरी के महल का मुख्य दरबार हॉल। पूरा हॉल फूलों और दीपों से सजा है। दोनों राज्यों के लोग एक साथ बैठे हैं। राजा वीरेंद्र, रानी तेजस्विनी और रानी मैत्रेयी मुख्य आसन पर विराजमान हैं। राजा रणबीर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित है। आज का दिन हमारे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। न सिर्फ हमने युद्ध टाला, बल्कि एक नए मित्र को पाया है। मैं जीवन भर युद्धों में लिपटा रहा,
पर आज पहली बार समझा कि असली जीत शस्त्रों से नहीं, हृदयों से होती है। वीरेंद्र, तुमने और तुम्हारी रानियों ने मुझे मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। महाराज रणबीर, आपके इन शब्दों से हमारा हृदय गर्व और खुशी से भर गया है। क्या आप जानते हैं कि हम तीनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई है? हाँ, हम दोनों राज्यों के बीच स्वर्ण हीरा महामार्ग बनाएंगे। इससे व्यापार बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। महल के उद्यान में चांदनी रात, रानी तेजस्विनी और रानी मैत्रेयी अकेले में बैठी हैं। मैत्रेयी, आज मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। उस दिन मैदान में जब तुमने मुझे राजा की रक्षा के लिए जाने दिया। तेजस्विनी, तुम्हें धन्यवाद की क्या आवश्यकता? हम दोनों तो एक ही हैं। तुम्हारी तलवार और मेरा ज्ञान दोनों ही राजा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। पर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं केवल युद्ध और रणनीति जानती हूँ, जबकि तुम्हारे पास तो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। अरे बहन, यदि तुम्हारा साहस और रण कौशल ना होता तो आज हमारा राज्य कहाँ होता? हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं। आज मैं वादा करती हूँ, हमेशा तुम्हारी बहन बनकर रहूंगी। चाहे सुख हो या दुख, हम साथ साथ रहेंगे। अगले दिन दरबार में राजा वीरेंद्र एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। मेरे प्रियजनों, आज मैं एक ऐसा निर्णय सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे हृदय के बहुत निकट है। मैंने सोच विचार किया है कि अब से हमारे राज्य की शासन व्यवस्था 3 स्तंभों पर टिकेगी। 3 स्तंभों पर? हाँ प्रिय। पहला स्तंभ, रानी तेजस्विनी, जो सेना और सुरक्षा की देखभाल करेंगी। दूसरा स्तंभ, रानी मैत्रेयी, जो शिक्षा और न्याय की जिम्मेदारी संभालेंगी। और तीसरा स्तंभ, मैं, जो दोनों के बीच समन्वय बनाऊंगा। ये तो अद्भुत है। इससे राज्य की सभी आवश्यकताओं का समुचित ध्यान रखा जा सकेगा। और एक बात, अब से सभी महत्वपूर्ण निर्णय हम तीनों की सहमति से ही लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि तुम दोनों की सलाह से लिया गया कोई भी निर्णय गलत नहीं हो सकता। पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। 3 महीने बाद नए बने महामार्ग का उद्घाटन समारोह। वीरेंद्र, तुम्हारी इस योजना ने न सिर्फ हमारे राज्यों को जोड़ा है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दिया है। और देखिए महाराज, इस मार्ग के किनारे किनारे सैनिक चौकियां भी बनी हैं, जो दोनों राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। साथ ही हर 10 कोस पर विद्यालय और चिकित्सालय बन रहे हैं। ज्ञान और स्वास्थ्य का प्रसार होगा। महाराज, मैं इस राज्य का सबसे बुजुर्ग नागरिक हूँ। मैंने कई राजाओं का शासन देखा, पर 3 मुकुटधारियों का इतना सुंदर तालमेल कभी नहीं देखा। बुजुर्ग महोदय, ये तालमेल तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, निस्वार्थ भाव से।